Yes, ma'am. Okay. Okay. So yesterday we studied about this FPTP system and PR system. आपको इसमें कोई प्रॉब्लम जो निकल पड़ा? इंडिया ने FPTP सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया है? PR सिस्टम क्या होता है? PR सिस्टम जो है राज्यसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए क्यों अडॉप्ट किया गया है? दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन हुआ है, और ये इजराइल के अंदर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ा जाए फिर। क्योंकि Yes, फिर ma'am. क्योंकि फिर बाद में अगर आप प्रॉब्लम लेकर के आएंगे तो फिर वो टाइम थोड़ा सा उसमें गलत तरीके से इन्वेस्ट होगा, क्योंकि अभी है अपने पास में इस चीज़ के लिए टाइम। मैं आगे बढ़ जाऊँ और फिर बोले कोई कि नहीं अब प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा फ्लो टूट जाएगा अपन लोगों का। ठीक है, तो फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। कल हमने जैसे कि पढ़ा था उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली, द मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फेल दैट PR बेस्ड इलेक्शन मे नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, जिन्होंने संविधान को शेप दिया है, उनका मानना था कि PR जो है, ठीक है, PR बेस्ड जो इलेक्शन है वो शायद हमारे लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकता, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, वी शैल स्टडी द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट चैप्टर में। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे शेप नहीं दे रहा। दिस सिस्टम रिक्वायर्स द एग्जीक्यूटिव हैज़ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर। इस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर। You will notice that the PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes. अब क्या होता है, आपने जैसे PR सिस्टम पढ़ा था, प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है अपना, इसके अंदर क्या होता है कि आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है, और मेजॉरिटी के लिए आपको एक पूरा कंट्री को ही एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह आपको ट्रीट करना होता है, और आप उसके अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बना सकते, चुनावी क्षेत्र नहीं बना सकते। तो इंडिया जैसे देश के लिए जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उनको लगाना है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि जितना जिनको परसेंट पे वोट मिले उनको इतनी सीटें दे दी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, you will notice that the PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of shares of vote. अब यहाँ पर आपको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि सीट्स जो हैं वो हमने पढ़ा ही था, जिसको जितने परसेंट वोट मिले हैं 100 में से उसको उतने ही परसेंट सीट्स मिलेंगी। तो ये एप्लीकेबल नहीं था इंडिया जैसी देश के लिए। द FPTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats more than their shares of votes would allow. अब दूसरी तरफ FPTP जो है उसके अंदर क्या होता था, जिसको बहुमत मिल गई, जिसको मेजॉरिटी में वोट्स मिल गए, उनको ही सारी सीट्स जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, बोनस सीट्स मिल जाती हैं। Thus, this system makes it possible for parliamentary government to function smoothly. इसीलिए ये जो सिस्टम है FPTP का, ये किस पार्लियामेंट को क्या कर देता है, गवर्नमेंट को एक फंक्शन करने का, स्मूथली फंक्शन करने का मौका देता है कि वो अपने हिसाब से काम कर सके, एंड इफेक्टिवली बाय फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। तो स्मूथली काम करने का वो दे देता है उनको, और दूसरी तरफ एक इफ़ेक्टिव काम कर पाएँ, इफ़ेक्टिवली अपनी सारे गोल्स को अचीव कर पाएँ, डेवलपमेंट ला पाएँ, सब मिल के काम कर पाएँ, उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का भी जो है ये फॉर्मेशन कर पाते हैं, यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट ये बना पाते हैं, स्मूथ काम करे, जो पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, डेवलपमेंट हो, सब चीज़ों को। ये है, ये कौन से प्रोसेस में एप्लीकेबल है, FPTP प्रोसेस में।
Finally, the FPTP system encourages voters from different social groups to come together to win an election in a locality. अब क्योंकि FPTP के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग चुनावी क्षेत्र सबके बांट देते हैं, फिर वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको इलेक्ट करवाते हैं, फिर वो आगे जाके इन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वो इन लोगों के हक में अपने सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेते हैं। चुनावी क्षेत्र जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन का होता है, उसकी तरफ से अगर कोई कैंडिडेट जीत गया है तो वो क्या करेगा, उस जगह की भलाई के लिए एक अपना स्टैंड लेगा पार्लियामेंट के अंदर और अपने पॉइंट्स रखेगा, या उसको कोई नीड होगी उस अपनी जगह को एडवांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो वो अपनी मांगे वहाँ पर रखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एनकरेज करता है अलग अलग जो सोशल ग्रुप से हम लोगों को चुनते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के ही लोगों को बोल दिया जाए कि नहीं आप ही सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, कि आप ही जाकर के हमें रिप्रेजेंट करेंगे। सब अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो आकर के अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश करते हैं, फिर उनको इलेक्ट करा जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स जो हैं, उनके जो एरिया है उसको एनकरेज करते हैं। ठीक है, उनके भलाई के लिए। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, अब एक इंडिया जो कि डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही यहाँ पे डाइवर्सिटी है कल्चर्स की। ठीक है, अ पीआर सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। अब पीआर सिस्टम जो है वो क्या एनकरेज करेगा कि सिर्फ जो अपनी कम्युनिटी का है उसको ही आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को मिल लेकर के बहुत बड़ी पार्टी बना दीजिए, ये इनकरेज करेगा, जबकि एफपीटीपी जो है वो अलग है। दिस में also have been at the back of the mind of our constitution makers। अब यही चीज़ जो है, यही डिफरेंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनके दिमाग में भी चल रहा था। ठीक है, उनके बैक ऑफ द माइंड उनके भी यही चीज़ जो है, उनके बहुत ही डाउट्स जो हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो है वो चल रहे थे कि अगर हम एफपीटीपी लागू करेंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा हमारे देश का, और अगर हम पीआर सिस्टम लागू कर देंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो वो दोनों ही उनका कंपैरिजन कर रहे थे। The experience of the working of the constitution has confirmed the expectation of constitution makers। अब क्या experience जो है constitution के ऊपर काम करने का, उन्होंने क्या करा था, constitution makers की expectations को भी उन्होंने समझ लिया था। The FPTP system has proved to be simple and familiar to the ordinary voters। अब FPTP तो क्या है, आपके क्षेत्र से कोई चुनाव लड़े किसी ने, अब आपके क्षेत्र के लिए काम करेगा वही व्यक्ति, और आप उसको जाकर के ईजिली बोल सकते हो कि भाई हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि पार्षद होते हैं, आपके क्षेत्र का जो पार्षद है, आप उसको जाकर के अपने यहाँ की प्रॉब्लम बोलते हैं तो वो सॉल्व करता है। ईजी सिंपल है, तो ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, इट हैज़ हेल्प लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजोरिटीज एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। अब इसी एफपीटीपी सिस्टम के चलते हुए इन्होंने जब चुनाव लड़े हैं तो ये क्या, इनको क्लियर मेजोरिटी मिली है सेंटर में भी और स्टेट में भी। अब ये सिस्टम जो है, दिस सिस्टम हैज़ ऑल्सो डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। अब इस तरह का जो ये सिस्टम है एफपीटीपी, इन्होंने साफ डिस्करेज यानी हटा दिया है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी को ही सपोर्ट करती हैं, कि भैया ये जो हैं ये ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं तो इनको ही वोट दो, ये ही ब्राह्मणों के लिए ही काम करेंगे, बाकी लोगों के लिए काम ही नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ को ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल डिस्करेज करता है, यानी बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है। समझ में आया एफपीटीपी क्या है? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. okay, good. Normally the working of the FPTP system results in two-party system। Normally ये दो-party system में काम करता है। This means that these two major competitors for power and power is often shared by these two parties alternatively। अब FPTP जो है वो दो पार्टीज में काम करता है, और ये जो दोनों ही पार्टीज होती हैं ये पावर्स इनके अंदर डिवाइडेड होती है, ये शेयर करती हैं। It is difficult for new parties or the third party to enter the competition and share the power। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि कोई तीसरी पार्टी बना ले और कंपटीशन दे इन दोनों पार्टीज़ को और इनके साथ में पावर्स को शेयर भी करे। In this respect, the experience of
FPTP in India is slightly different. इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये पूरा सिनेरियो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. आफ्टर इंडिपेंडेंस दो वी अडॉप्टेड द FPTP सिस्टम. आज़ाद होने के बाद में हमने FPTP सिस्टम तो अपना लिया. देयर इमर्ज्ड वन पार्टी डोमिनेंस एंड अलॉन्ग विद इट देयर एग्जिस्टेड मेनी स्मॉलर पार्टीज. अब क्या हुआ, ये अपना तो लिया लेकिन उस समय कांग्रेस जो थी वो बहुत ही डोमिनेटिंग पार्टी थी और उसके साथ में छोटी छोटी पार्टियां भी थी, जैसे कि बीजेपी भी इतनी ज़्यादा वेल स्टेब्लिश नहीं थी उस समय. ठीक है, तो छोटी छोटी पार्टियां भी थी उस समय जो कोशिश कर रही थी कि इसके सामने अपने आप को प्रॉपर अपोजिशन रख पाए. ठीक है, क्योंकि ये टू पार्टी सिस्टम था. आफ्टर 1989 के बाद में इंडिया ने विटनेस करा एक मल्टी पार्टी कोलिएशन, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी पार्टीज जो है वो अपना एक वर्चस्व ले चुकी थी, अब प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हो चुकी थी. इंडिया इज विटनेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ द मल्टी पार्टी कोलिएशंस. एट द सेम टाइम ग्रेजुअली इन मेनी स्टेट्स अ टू पार्टी कॉम्पिटिशन इज इमर्जिंग. और उसी समय क्या हो रहा था, क्योंकि 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली तब तो सिर्फ कांग्रेस ही रूल कर रही थी. कई सालों तक कांग्रेस ने ही रूल करा है, बाकी पार्टीज़ को वो स्टैंड ही नहीं रखने देती थी. और धीरे धीरे समय के साथ साथ जब बाकी पार्टीज़ भी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, वो हुआ 1989 के अंदर. और कुछ जगहों पे धीरे धीरे कंपटीशन जो है कुछ स्टेट्स के अंदर वो दो पार्टी के बीच में होने लगा. But the distinguishing feature of India's party system is that the rise of coalitions has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of the FPTP system. अब हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, FPTP सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम है. इसके अंदर दो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो एक दूसरे के सामने एक कंपटीशन रखते हैं और उसके पास के लिए अपने इलेक्शंस करवाते हैं. ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, FPTP सिस्टम के तहत ही अलग अलग पार्टीज़ जो हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ जो हैं वो भी अपने आप को स्टैब्लिश करने लगी और अपने आप को प्रेजेंट करने लगी इस कंपटीशन के अंदर. भले ही FPTP सिस्टम था लेकिन छोटी छोटी पार्टीज़ जो हैं वो भी इंक्लूड होने लगी. फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में कांग्रेस पहले डोमिनेटिंग पार्टी, उसके बाद में क्या हुआ, कांग्रेस और बीजेपी आ गए. और अब आपके सामने एक और एग्जांपल है कि अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आप करके भी एक पार्टी है वो भी इन्वॉल्व है. साउथ की पार्टीज़ और बाकी ईस्ट की पार्टीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी. हम जो मेजर दिल्ली के अंदर जो हम देख सकते हैं नॉर्दर्न साइड में पार्टीज़, उनके बारे में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. इसके अलावा भी छोटी छोटी पार्टीज़ और हैं जो अभी इतनी तरह पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं है. समझ में आया? बच्चों, ओके. ओके मैम. अब है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि रिजर्वेशन किसका, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, यानी कि चुनावी क्षेत्रों का. ओके. We have noticed that in the FPTP election system, the candidate who secures the highest votes in a particular constituency is declared elected groups. हमने नोटिस किया है इस सिस्टम के अंदर कि कैंडिडेट जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो मानी जाती है कि वो उसकी होगी. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर चुनावी क्षेत्र से लड़ रहा है, अगर वो वहाँ से ज़्यादा वोट मिल गए तो वो भी उसकी जगह हो जाएगी, जीत जाएगा वो. दिस ऑफन वर्क्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉलर सोशल ग्रुप्स. अब ये क्या होता है, कई छोटे स्मॉलर सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज होता है. दिस इज़ इवन मोर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में. अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है. वी हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की. ठीक है, कि कास्ट के बेसिस पे हम लोगों के साथ में भेदभाव करते आ रहे हैं. In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere and the oppressed social groups may continue to remain unrepresented. अब इस तरह के सोशल सिस्टम के अंदर अगर हम एक ऐसा इलेक्शन का सिस्टम लाएं FPTP जैसा, तो वो क्या होगा, जो ज़्यादा सोशल ग्रुप्स और कास्ट के जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो अधिकतर सब जगह हैं, ब्राह्मण सब जगह मिल जाएंगे आपको. ठीक है, या राजपूत सब जगह मिल जाएंगे, या कोई भी एक ऐसी कास्ट जो बहुत ज़्यादा जिसके लोग ज़्यादा अमाउंट में हो, वो क्या करेंगे,
हम किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्लियरली एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि कोई एक कास्ट के लोग ज़्यादा हैं किसी एरिया में या किसी स्टेट के अंदर, तो वो क्या करेंगे, बाकी सोशल ग्रुप्स को ऑप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनको दबाने की कोशिश करेंगे या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे या उनके बिल्कुल उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। FPTP इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर ये पॉसिबल है, ठीक है। Our constitution makers were aware of this difficulty and the need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups. हमारे constitution makers को ये अच्छे से पता था कि हमारे देश के अंदर caste based discrimination पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है और इस चीज़ का अगर हम FPTP तरह का electoral system अगर अप्लाई करते भी हैं तो हमें इस चीज़ से भी डील करना पड़ेगा जिसके अंदर कोई किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे या कोई किसी सोशल ग्रुप को दबाने की कोशिश नहीं करे गवर्नमेंटल पावर के तौर पे, ठीक है, और सब जगह फेयर और इलेक्शन हो, ठीक है। Then this issue was debated even before the independence and the British government had introduced separate electorates. अब यही issue जो है आज़ादी मिलने से पहले भी डिस्कस हो रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स करके जो है एक उन्होंने अपना पॉइंट रखा. This system meant that for electing a representative from a particular community, only those voters who would be eligible who belong to that community. अब इसके अंदर क्या होता था, इन्होंने यहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो से देखें तो वो भी इन्होंने फॉलो कर लिए. इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उस व्यक्ति को सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं जो उसकी कम्युनिटी से हैं, ठीक है. इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैनी मेंबर्स एक्सप्रेस्ड अ फियर दैट दिस विल नॉट सूट आवर पर्पसेस. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कई लोगों ने अपने व्यू पॉइंट रखे कि इस तरह का ये इलेक्टोरेट जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, ये हमारे पर्पस को फुलफिल नहीं करेगा, यानी हमारे लिए ये सही नहीं रहेगा करना. Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituency. इसीलिए हमारे देश में क्या करा उन्होंने, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक सिस्टम लेके आए. इस सिस्टम में क्या होता है, सारे वोटर्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो एलिजिबल होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करने के, भले वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है या सोशल सेक्शन को बिलोंग करता है, ठीक है, जिसकी एक सीट जो है वो रिजर्व रहती है. यानी कि यहाँ पे भी आरक्षण लगा, उनको इलेक्शन के अंदर जो सीट है उस पर भी उनको एक आरक्षण दिया गया कि आपको वोट तो सब लोग करेंगे और आपकी सीट जो है वो रिजर्व रहेगी. In this system, all voters in a constituency are eligible to vote, but the candidates must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved. अब जैसे किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मीना के लिए, मीना जो कास्ट होती है उनके लिए एक सीट रिजर्व्ड है, तो आपके मीणा समाज से ही कोई दो व्यक्ति जो हैं वो लड़ेंगे चुनाव, दोनों में से जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा और वो सीट उसकी जो रिजर्व थी वो उसको मिल जाएगी और इसलिए वो अपनी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पर कर सकता है, यानी कि अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा ही, साथ साथ आपकी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. Now there are certain social groups which may be spread across the country. अब कई certain groups हैं जो पूरी country में फैले हुए हैं. Particular constituency, their numbers may not be sufficient to be able to influence the victory of a candidate. और उनके numbers शायद इतने नहीं हो सकते कि वो अपने candidate को जिता पाएं. However, taken across the country, they are significantly sizable group. लेकिन अगर उनको पूरी country के हिसाब से देखा जाए तो उनका एक particular group, sizable group है, यानी कि वो है, उनका stand है, ले सकते हैं. To ensure their proper representation, a system of reservation becomes necessary. उनके representation के लिए, यानी उनका भी मत रखा जाए पार्लियामेंट के अंदर, इसीलिए उनको आरक्षण दिया गया है. The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and State Legislative Assembly for the scheduled caste and scheduled tribes. अब Constitution के अंदर क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने कुछ सीट्स रिजर्व कर रखी हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है. ये प्रोविज़न जो है ये इनिशियली एक पीरियड रहा 10 साल तक के लिए, फिर इसका रिज़ल्ट जो है वो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए इसके अंदर, यानी कि आने वाले समय में इसके अंदर थोड़े से चेंजेस लाए गए, ठीक है, और इसको बढ़ा करके 2020 तक के लिए कर दिया गया कि 2020 तक उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा. पहले तो ये था इंडिपेंडेंस की 10 साल के अंदर कंडीशंस जो है सबकी सुधर जाएंगी, तो ये 10 साल के लिए ही था.
लेकिन उसके बाद में इसको धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करते गए, चेंजेस लाते गए और इसको खींचते खींचते लेकर के 2020 तक के लिए कर दिया कि भाई उनको 2020 तक रिजर्वेशन मिलेगा. Parliament can take a decision to further extend it when the period of reservation expire. और पार्लियामेंट जो है क्या करेगी, अब वो आगे तक बढ़ा सकती है जब तक इसका रिजर्वेशन का जो पीरियड है वो अगर एक्सपायर हो रहा होगा तो वो उसको और आगे भी बढ़ा सकती है. The number of seats reserved for both of these groups is in the proportion to their share in the proportion of India. अब दोनों ही ग्रुप्स के लिए रिजर्व जो सीट्स हैं वो प्रोपोर्शनली है, जो पॉपुलेशन इंडिया की उनके प्रोपोर्शनली है, ऐसे इनकी ज़्यादा हो या कम हो. 543 elected seats in the Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste and 47 are reserved for scheduled tribes. 26 जनवरी 2019 में जो ये रिसेंटली अपडेटेड है कि टोटल सीट्स कितनी है 543. उनमें से लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं जिसमें से 84 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट की हैं और 47 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब की हैं. So that's all for today. Please conjure up your problems of this topics. We will discuss your problems in the tomorrow's class. Until then, have a great day ahead. Okay.